है यहाँ पर शुरू करते हैं। अगला क्लास का है मतलब 12th का जो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। समझ गए ना। तो अर्धनारीश्वर यहाँ पर जो लिखा है कौन, रामधारी सिंह दिनकर, जो ये हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण सबसे महान राइटर माना गया, जो कम ही उम्र में ये राष्ट्र कवि घोषित कर लिया। इसके बारे में अच्छा समझिएगा, क्योंकि इससे जो होती है अधिकांश ऑब्जेक्टिव ही बिहार बोर्ड में क्या कहते हैं इंटर में पूछती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी अधिकांश बराबर पूछती रहती है। इससे क्या करना है, इसको जानते हैं, इसीलिए इसको अच्छा से आप लोग समझने का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर अर्धनारीश्वर। तो इसके बारे में समझो, अर्धनारीश्वर क्या होता है। अर्धनारी मतलब आधा नारी और आधा पुरुष मिलने पर क्या बनती है, अर्धनारीश्वर। यहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर जो तुलना किया है महादेव और पार्वती पर तुलना किया है कि अर्धनारीश्वर होता क्या है। सृष्टि को चलाने के लिए अर्धनारीश्वर हर स्त्री और पुरुष को बनना पड़ता है, इसी पर कहानी दिया गया। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में इंट्रोडक्शन। समझ गए ना क्या क्या होती है, जो अधिकांश में ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में अधिकांश मान रहेगा। ठीक है ना, फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। समझ गए। और यहाँ पर अगला टॉपिक दिया गया है निधन। निधन का अर्थ क्या होती है, मृत्यु। तो यहाँ पर निधन दिया गया है 24 अप्रैल 1974 में इसका निधन हो गया था, मतलब बेचारा मर ही गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया जन्म स्थान। जन्म स्थान जहाँ पर जन्म हुआ था, यहाँ पर लिखा है सिमरिया गांव, जो बेगूसराय के, समझ गया, बेगूसराय जिला में, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बिहार जिला बिहारी राज्य में पड़ता है, कौन, बेगूसराय जिला। और उसी में कौन है गांव, सिमरिया गांव, उसी यहाँ पर जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का। और यहाँ पर अगला को टॉपिक दिया गया है माता का नाम। समझ गए। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो माता का नाम था मनरूप देवी था। इसको भी तैयारी कर लीजिएगा, क्या बार बराबर बिहार में पूछ देता है, माता पिता का नाम, जन्म मृत्यु पूछता रहता है। ठीक है ना, इसको याद कर लेने का है। और यहाँ पर अगला दिया गया पिता का नाम। समझ गए। तो पिता का नाम यहाँ पर दिया गया है रवि सिंह। इसी पिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम दिया गया यहाँ पर कौन, रवि सिंह। और यहाँ पर दिया गया पत्नी का नाम दिया गया यहाँ पर श्यामवती देवी। किसके पत्नी का नाम, रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम दिया गया श्यामवती देवी। और यहाँ पर दिया गया एजुकेशन, शिक्षा पाया है। समझ गया ना, मतलब शिक्षा तो शुरू से पाया है, जिसमें बीए किया है। समझ गए। यहाँ पर कौन ऑनर्स से, हिस्ट्री ऑनर्स से। समझ गया नहीं, तो यहाँ तक ये एजुकेशन के दुनिया क्या बहुत आयन कर चुका है। और यहाँ पर अगला दिया गया अभिरुचि। तो यहाँ पर अभिरुचि का अर्थ बताया गया क्या है, चॉइस। इसको अधिकांश चॉइस था आपको साहित्य लिखने पढ़ने में, साहित्य लिखने में अधिकांश चॉइस था किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। और यहाँ पर अगला दिया गया है पुरस्कार। रामधारी सिंह को पुरस्कार भी मिला था, सम्मान भी मिला था कब। तो यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय जो गद्य है, इस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। कौन, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल है संस्कृत के 4 अध्याय पर। ये बहुत अधिकांश इम्पोर्टेंट गद्य था जिस पर इसको मिला है। और यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं और टॉपिक, जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी पर इसे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्या माने बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय कवि के रूप में घोषित। तो एक कम ही उम्र में जो रामधारी सिंह दिनकर जो था आपको राष्ट्र कवि के रूप में घोषित हो गया। इतना सारा बहुत सारा क्या राइटर है जो राष्ट्र कवि के रूप में घोषित नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है कम ही उम्र में राष्ट्र कवि घोषित पद प्राप्त कर लिया था। और यहाँ पर पढ़ते हैं रचना के बारे में। समझ गया, बहुत सारा रचना क्या है, जहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट रचना लिख दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया पहला प्रणभंग, जो 1929 में प्रकाशित किया था। समझ गए, जो 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में प्रणभंग क्या था, रामधारी सिंह दिनकर लिखा था। 21 वर्ष की अवस्था में, आजकल 21 वर्ष की अवस्था में क्या कहते हैं, सही से लाइफ के बारे में कुछ सोच नहीं करता है कि मेरा लाइफ कैसे चलेगा। यहाँ पर इसके बाद इतना एजुकेशन, इतना नॉलेज आ गया, जो 21 वर्ष की अवस्था में। समझ गए, यहाँ प्रणभंग जो था लिखा था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रेणुका, जो रामधारी सिंह दिनकर को प्रकाशित हुआ था 1935 ईस्वी में। समझ गए। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया हुंकार, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। रसवती जो है 1940 में। समझ गए, इसका क्या है, इसका लिखा हुआ गद्य है। और यहाँ पर दिया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की काफी वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर है। ठीक है, ये भी क्या बार बिहार में पूछ दिया गया है कि कुरुक्षेत्र किनका लिखा हुआ है। तो ध्यान धरिएगा आप लोग, जो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर ही लिखा है। ठीक है ना, तो कुरुक्षेत्र जो है आपको 1946 में प्रकाशित हुआ था। कुरुक्षेत्र का कहानी जानते हो आप लोग, देखोगे महाभारत, जहाँ पर 5 पांडव और कौरव के बीच महासंग्राम युद्ध हुआ था, उसी पर ये लिखा है। कौन, कुरुक्षेत्र। और अगला यहाँ पर दिया गया रश्मि रथी, जो 1952 में प्रकाशित हुआ। और अगला दिया गया यहाँ पर नील कुसुम,
जो 1954 प्रकाशित हुआ था, समझ गए। उर्वशी बताइए थे ऊपर में, जो उर्वशी पर अधिकांश जगह नहीं कविता वायरल हुआ, समझ गया ना। तो उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बिहार सरकार, ठीक है ना, उसको दिया था, जो 1961 में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर अगला दिया गया परशुराम की प्रतीक्षा, जो 1963 में प्रकाशित किया था, ठीक है ना। और कोमलता और कवि, ये भी लिखा है शुद्ध कविता खोज, ये भी काफी क्वेश्चन है, इसको भी तैयारी कर लिया, जो 1966 में प्रकाशित किया था, ठीक है ना। ये सब आपको जितना काफी इम्पोर्टेंट, बहुत सारा यहाँ पर गद्य पद निबंध सब लिखा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था रचना, इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। अगर इतना तैयारी कर लिया तो ऑब्जेक्टिव में बहुत कम ही आपको समझिए नहीं के बराबर छूटेगा, समझ गए। इधर हो गया आपको इसका जन्म मृत्यु इंट्रोडक्शन, जहाँ पर कहाँ पर जन्म हुआ, क्या कौन गाँव में जन्म हुआ, माता का नाम क्या था, पिता का नाम, पत्नी का नाम, क्या चॉइस था, कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है ना, कौन कौन पुरस्कार भेटल था, सब लिख दिए हैं। और इसका इस साइड जो है रचना भी लिख दिया है रामधारी सिंह दिनकर को। और इससे ऊपर में यहाँ पर लिखे हैं कि पहली कविता जो रामधारी सिंह दिनकर जो पहली कविता जो लिखा था, छात्र सहोदर, समझ गए। इसको पहली कविता क्या ना है, छात्र सहोदर, ध्यान रखिएगा, पहली कविता है छात्र सहोदर, जो काफी भी है। और यहाँ पर पहला कविता जो बताया गया है यहाँ पर प्रणभंग, 1929 में जो 21वें वर्ष की अवस्था में क्या था लिखा था, ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पर कहानी की ओर चलते हैं, यहाँ पर दिया गया अर्धनारीश्वर, ये भी कहानी रामधारी सिंह काफी इंपोर्टेंट है। वैसे तो रामधारी सिंह को बहुत सारा रचनाएं देखे होंगे, कि 7वां भी लिखा है, 8वां भी लिखा है, समझ गए ना, पढ़े होंगे बहुत सारा, समझ गए। यहाँ पर हम इंटर में जो पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो ध्यान रखिएगा अर्धनारीश्वर लिखा है। यहाँ पर भगवान भोले और पार्वती को तुलना किया गया है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर के बारे में ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी को, सृष्टि को चलाने के लिए आपको हर पुरुष को और हर स्त्री को अर्धनारीश्वर रूप लेना ही पड़ता है। जब तक हर स्त्री और पुरुष को अर्धनारीश्वर रूप नहीं लेगा तो पृथ्वी पर, समझ गया, जीवों का अस्तित्व क्या होगा, मिट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रामधारी सिंह का जो तुलना किया गया अर्धनारीश्वर का, आधा क्या है, यहाँ पर महादेव है और क्या इसमें है पार्वती का, दोनों का अधरूप का तुलना किया गया है। कि सृष्टि पर किसी भी क्या कहते हैं, मतलब किसी भी संतान वंश को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष को क्या है परम आवश्यक है मिलने के लिए, ठीक है ना, ये इसी बताया। तो इसको कहानी के माध्यम से चलते हैं, उतना डिटेल बहुत कर दिया है, हम शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि अर्धनारीश्वर आधा क्या कहते हैं स्त्री और आधा पुरुष को मिलाना क्या बनता है, अर्धनारीश्वर बनता है। तो एक ही फोटो में देखे होंगे, कौन फोटो में, एक ही फोटो में बीच में जो भाग होती है, एक ही फोटो में क्या होती है, दो भुजा होती है। एक भुजा जो होती है चूड़ी वाला, समझ गए ना, तो चूड़ी वाला कौन होती है, पार्वती का होती है। और दूसरी हाथ में क्या होती है, त्रिशूल, त्रिशूल किसका होता है, महादेव का होता है। और एक ही शरीर में समझ दो नेत्र होती हैं, एगो नेत्र होती है रसमयी, तो रसमयी नेत्र किसका होता है, पार्वती का होता है। एक ही मूर्ति में दूसरा आंख जो होती है कौन होती है, विकराल, विकराल मतलब महादेव का, त्रिलोकीनाथ का, ठीक है। एक ही शरीर में जो होती है क्या होती है, दो पाँव होती है, एक पाँव क्या होती है साड़ी लिपटा हुआ रहती है, दूसरा पाँव क्या रहती है बाघंबर का छाल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसका तुलना आपको इस सृष्टि के, समझ गया ना, हर देवी देवता जिसका नाम बताया गया है, मानव को तुलना किया गया कि सृष्टि तब तक नहीं चलेगा जब तक स्त्री और पुरुष को एक नहीं होना पड़ेगा, समझ गए। जब दोनों एक हो गया तो सृष्टि आराम से चलेगा, इसी कहानी दिया गया है, समझ गए। तो कहानी समझिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, चलिए कहानी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दिया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी माध्यम से समझते हैं, समझ गया। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि स्त्रियों गुण क्या है, स्त्रियों के बारे में बताया कि स्त्री की जो गुण होती है क्या होती है। तो ध्यान देगा, स्त्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होती है उसके पास क्या होती है, माया होती है, दया होती है, ममता होती है कि नहीं, अधिकांश स्त्री को होती है, सब स्त्री को होती है। इसीलिए अगर पूछेगा बिहार बोर्ड में कि स्त्रियोचित गुण क्या लिखना, स्त्रियोचित गुण जो होती है दया, माया, समझ गया, ममता, माई जो होती है ये स्त्री की गुण होती है। इतना लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। ये क्वेश्चन को अच्छा समझिए, बिहार बोर्ड में बराबर पूछा भी गया क्वेश्चन है और पूछता ही रहता है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर की तुलना की कल्पना क्यों की गई है, तो ध्यान देना अर्धनारीश्वर कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ कहानी शुरू होती है आपको महादेव और पार्वती शुरू होती है, जो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, समझ गए। कहता है कि एक ही शरीर में क्या होती है, दो पार्ट होती है, समझ गया। तो दो हाथ होती है, एक हाथ होती है क्या चूड़ी वाला, जो चूड़ी वाला हाथ किसका होता है, पार्वती का होता है। और एक ही शरीर में दूसरा हाथ जो होती है क्या होती है, महादेव का, जिसमें त्रिशूल होती है। और एक ही शरीर में दो नेत्र होती हैं, पहला नेत्र जो होती है रसमयी, रसमयी नेत्र क्या होती है, पार्वती का होता है। और दूसरा नेत्र जो होती है क्या होती है, जानते हैं, विकराल रूप, जिसका तुलना किसमें करती है, महादेव के रूप में करते हैं। और एक ही मूर्ति में जो होती है दो पाँव होती हैं, जिसमें पहला पाँव में साई लिपटा हुआ, तो साई किसका होती है,
पार्वती का। और एक ही मूर्ति में जो होती है दूसरा पाँव जो होती है क्या होती है, बगहम्बर से ढका हुआ, समझ गए। तो बगहम्बर वाला पाँव किसका होता है, महादेव का होता है, समझ गए। तो ये आपको तुलना अर्धनारीश्वर में बताया गया है। इसीलिए इसके माध्यम से सीख मिलती है कि पृथ्वी पर इस सृष्टि को चलाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए, समझ गए, आपको हर स्त्री और पुरुष को एक होना पड़ेगा। अब एक अर्थ नहीं हुआ कि आप दोनों कट कर ज्वाइंट हो जाए। एक का अर्थ हुआ कि आपका जो दिल है और स्त्री का जो दिल है दोनों को एक ज्वाइंट होनी चाहिए। जब दोनों का एक दिल मिल गया, समझो सृष्टि या पृथ्वी आराम से, जिंदगी आराम से कटेगा, है कि नहीं। जिस स्त्री को सब शादी होती है, समझ गए, जितना दायित्व स्त्री को होती है पति को बात सहन करने का, उतना ही दायित्व, समझ गए ना, पति को भी स्त्री को बात सहन करने का होता है। आजकल को माहौल में देखते हुए गांव घर में, समझ गया, कि पति कितनों भी गलती क्यों ना करता हो, ठीक है ना, पत्नी उस पति को गलती सहन कर लेती है, समझ। अब वहीं पर देखिए यहाँ पर एक भी गलती अगर स्त्री का हो जाए तो पुरुष तुरंत डंडा उठा लेता है मारने के लिए, और मारने के भगाने के लिए तैयार हो जाती है कि नहीं। तो मेरे हर गाँव समाज में देखते हो कैसा ही प्रक्रिया जो होती है, क्या चलता आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अर्धनारीश्वर जो है हर स्त्री और हर पुरुष को बराबर दर्जा मिलनी चाहिए। जितना दर्जा स्त्री को मिलता है उतना दर्जा पुरुष को भी होनी चाहिए, ठीक है। तो परिवार चलाने के लिए आपको आधा हक, पुरुष का भी आधा हक, इस तरह स्त्री गलती करता हो पुरुष को भी सहन करना चाहिए, समझ गए। और पुरुष गलता हो तो स्त्री तो समाज सहन कर भी करता है कि नहीं, तभी सृष्टि चलेगा। ऐसा बात नहीं करेगा तो समाज, जब परिवार जो है सब दिन लड़ाई झगड़ा जो है सब दिन चलता रहेगा। कहते हैं देखते हो कहीं भी कल्याण होती है, सब दिन लड़ाई झगड़ा हो भी करती रहती है, ऐसा नहीं, समझ गए। तो शादी अधिकांश जिंदगी में एक बार होती है। जब जो भी इंसान शादी करता है उसको अर्धनारीश्वर रूप में स्वीकार करो, और जिंदगी कैसे चलता है उसको दोनों एक बंधन में बन कर, ठीक है ना, उसको निभाओ, तब शादी का मजा कुछ और होती है, समझ गए। तो यहाँ पर उतना ही लिखने का है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, तो लिख दीजिएगा अर्धनारीश्वर कल्पना। जो महादेव जो कहानी बताए तो वहाँ शुरू होती है, जो अर्धनारीश्वर बनने के लिए आपको सृष्टि को बनाए कायम रखने के लिए आपको हर स्त्री और हर पुरुष को दोनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब ये अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अगला साल भी पूछ दिया क्वेश्चन था, समझ गए, इंटर ने पूछा था क्वेश्चन, इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। कौन क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुरुष जो है, पुरुष मतलब क्या हुआ, मर्द, समझ गए। पुरुष जो है नारी के गुण लेता है तो समझो क्या बनता है। ध्यान धरना, जो पुरुष जो होती है नारी गुण लेती है तो एक तरह से अच्छा मार्ग पकड़ती है, समझ गए, क्योंकि स्त्री के पास हर चीज की क्वालिफाई होती है, नॉलेज होती है, सहनशीलता भी होती है, उसके बाद ममता माही भी होती है कि नहीं, दयावान भी होती है, इसीलिए, और वो कभी कुछ नहीं करती है, नशावान है कि कुछ नहीं करती है, इसीलिए हर पुरुष को स्त्री गुण लेनी चाहिए। क्योंकि स्त्री जो होती है क्या होती है, देवी ग्रुप होती है, समझ गया, हर उसको गुण लेनी चाहिए पुरुष को। लेकिन यहीं पर उल्टा, हर स्त्री को पुरुष से गुण नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पुरुष का बहुत सारा गुण होती है खराब, समझ गया ना। पुरुष का गुण ये भी पीने का होता है, तो जो भी पुरुष का ये गुण लिया तो समझ जाओ राक्षस बन जाएगा स्त्री, पक्का है। नशाबाजी भी पुरुष करता है कि नहीं, तो उसका अर्थ ये नहीं ले रहा। पुरुष जो है समझ गया, तो बहुत सारा वेशभूषा चलता है, अब वैसे भी खुले चल देता है तो स्त्री को खुले चल देगा। पुरुष कहने चलता है तो पुरुष का गुण स्त्री को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन स्त्री का गुण पुरुष को लेना चाहिए, 100% गारंटी है। जो लेगा तो पुरुष बदल जाएगा, और यहाँ पर पुरुष का गुण स्त्री को कभी भी नहीं लेना, ठीक है ना। जब जो स्त्री पुरुष का गुण लिया, समझ गया, वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, वो क्या होगा जानते हैं, उस सृष्टि की विनाश की ओर लग जाएगा, समझ गया ना। तो और यहाँ पर यही क्वेश्चन इसका अर्थ हुआ कि पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बनता है, ध्यान देना, पुरुष जब नारी गुण लेता है क्या बनती है, एक अच्छा इंसान बन जाती है, समझ गए। और हर स्त्री को पुरुष का गुण नहीं लेनी चाहिए। हाँ लो, ऐसा बात नहीं है, जो अच्छा गुण हो वो गुण लो, सब गुण नहीं लो, लेकिन स्त्री का हर गुण अच्छा होती है। बाई में से जो 100% में जो 50 क्या कहते हैं 5% जो है ना, क्या बनती है, राक्षस नहीं बनती है, तो 95% जो लोग है स्त्री में अच्छा रहती है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई थी। पराधीनता का क्या हुआ, आजादी, समझ गए। तो नारी की आजादी कब से शुरू हुई थी इसके बारे में बताओ। तो पहले नारी की इच्छा नहीं थी, समझ गए ना। अभी एजुकेशन के दौर में चलते हैं कि पहले इतना स्त्री को नॉलेज एजुकेशन शिक्षा नहीं मिलता था, लेकिन अब देखिए ना 50% कर दिया है नीतीश सरकार जो है, 50% कि जितना हक स्त्री को है उतना हक, समझ गया नहीं, जितना हक बेटा का है उतना हक बेटी को भी मिलना चाहिए। हर चीज़ हर स्कूल में संस्था पढ़ाई भी समान दर्जा से मिलती है, हर चीज़ हर मतलब पोशाक भी जो है ना छात्रवृत्ति लड़कियों को अधिकांश मिलता है, लड़का को कम ही कर दिया है, समझ गए। मेटीरियल तो मिलता है यहाँ, उसके बाद 9 हर चीज़ में लड़की आगे है, समझ गए ना, हर चीज़ में लड़की का आगे बना दिया है। इसीलिए हर चीज़ को क्या करना है, मायने रखना है कि जितना अधिकार स्त्री को होती है उतना अधिकार पुरुष को भी होता है,
समझ गया। यहाँ पर दिया गया है नारी को पराधीनता कब शुरू हुई, लिखना जब पृथ्वी पर, समझ गया, नारी और पुरुष की जब शुरुआती हुआ था, आदि मानव जब शुरुआत हुआ था, खेती जब करना शुरू हुआ था, जब कृषि प्रक्रिया शुरू हुआ पृथ्वी पर, तब से ही नारी को क्या हुआ था जानते हैं, पराधीनता, मतलब घर में कैद हो गया। स्त्री क्या है, घर के एक पिंजरा की पक्षी है। तो पक्षी देखते हैं, जब पक्षी को पकड़ पिंजरा में कैद कर दीजिएगा ना, पिंजरे में उसका दुनिया होती है, समझ गए, पिंजरे में दुनिया होती है, उतना ही दूर जाएगा उतना ही दूर आएगा। वही स्त्री है, जिस घर में गया वो घर ही उसका दुनिया है, उसके पाँव रख नहीं सकता है, निश्चित, समझ गए, उसका दुनिया वही बन गया। पुरुष तो स्वतंत्र है, हर जगह हर क्षेत्र में जाकर कदम रख सकता है, हर जगह जा सकता है, लेकिन स्त्री उतना ही है, समझ गए। तो जब कृषि योग यहाँ पर शुरू हुआ था, तो जब कृषि जो भी काम हुआ बाहर का, सब पुरुषों के लिए अपने ऊपर ले लिया, और घर का जो भी काम हो गया सब अपने ऊपर कौन ले लिया, स्त्री। वहीं से धीरे धीरे क्या हुआ, आपको घर का हो गया स्त्री, या बाहर कौन हो गया, पुरुष बन गया। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष जब नारी का, नहीं सॉरी, नारी का जो पराधीनता है कब से शुरू हुआ, तो लिखिएगा, नारी की जो पराधीनता है कृषि, जब कृषि का कार्य शुरू हुआ था वहीं से शुरू हुआ था, समझे ना। तो जब कृषि कार्य शुरू हुआ तो उसमें बाहर के हो गया पुरुष, और घर क्या हो गया, स्त्री हो गया। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी गुण होना चाहिए या नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि बताओ कि नारी में पुरुष गुण और पुरुष में नारी गुण होनी चाहिए, लेकिन हाँ 100%, क्या कहते हैं, 100% जो है होनी चाहिए, क्योंकि ये होने जो है परिवार कभी भी टूटती नहीं है, आराम से, क्या कहते हैं, ऐसे चलती है परिवार, है कि नहीं। और मान लीजिए यहीं पर क्या वजह होती है, जो गुण जो होती है स्त्री में, और वही गुण अगर पुरुष ले ले, और जो गुण पुरुष में वही स्त्री ले ले, कभी फैमिली में, परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखते होंगे कि मेरे इस समाज में चलते हैं बहुत सारा इंसान जो होती हैं, ये जो पति पत्नी जो सिस्टम जो होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पति का तुम गलती काम करता हो, है कि नहीं, तो पत्नी है तो उसको सहन कर लेती है, खुशी खुशी सहन कर लेती है, बुझ मेरा पति देव ईश्वर है, क्या है, ईश्वर, उसको भगवान लोग पूछती है। और वहीं पर जब पत्नी कोई गलती कर दिया तो अपने डांग निकलती है, समझ गया, क्या करते हैं, मैं अगर बेलना शुरू कर, चलो यहाँ जल्दी घस को नहीं तो क्या हुआ, ये पर ये जो डांग है टूट ही जाए, ये कर देता है, समझ गए। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, समझ गया, क्योंकि जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार स्त्री को भी, दोनों मिलकर चलो, जिंदगी दो, क्या जिंदगी मजा है, समझ गया। ऐसा कोई कर भी नहीं करता है, ऐसा हर इंसान को बनना चाहिए, समझ गया। अधिकांश पति पत्नी को बराबर दर्जा मिलनी चाहिए। जब तक दोनों को बराबर दर्जा नहीं मिला तो उस घर में, समझ गया, कभी भी शांति नहीं होगा। शांति बनाए रखने के लिए दोनों को एक होनी चाहिए। जब एक होगा तो देखो परिवार कितना अच्छा चलता है, समझ गया। इसलिए कहता है, तो यहाँ पर दिया गया है ना कि नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी गुण होनी चाहिए, लिखना हाँ दोनों में होनी चाहिए, पुरुष में भी नारी गुण और स्त्री में भी पुरुष गुण दोनों होनी चाहिए, लेकिन अच्छा गुण होनी चाहिए। इसमें बात नहीं है आप पुरुष शराब पीता है, बीड़ी पीता है, उसका भी गुण स्त्री ले ले, ऐसा नहीं, ठीक है। लो गुण सब लोग, लेकिन अच्छा गुण लो, और दोनों हिंसा से क्या करो, चलाओ सृष्टि, क्योंकि आपके ही चलते आपका जो लक्षण, आपका जो गुण का वही डिपेंड, जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र जो होते हैं, जो डीएनए होती है, अब वो संतति पड़ती है, मतलब संतान पड़ती है, और आपका गुण अच्छा रहेगा तो समझो आपका जो डीएनए जो है, क्रोमेटिन जालेगा, जो गुणसूत्र जो होती है, आपको संतान पर नहीं जाएगा, अच्छा नहीं प्रभाव पड़ेगा। और आपका लक्षण ठीक है, पिता का लक्षण ठीक होती हैं, और आपका गुण अच्छा है, तो ध्यान देना, आपको संतान होगा, समझ गया, आपका संतान भी पूरा खिला रहेगा, समझ गया, और अच्छा संतान होगा, समझ गया। और हर उसके पास जो मेमोरी पावर जो होती है, समझ गया, डीएनए से आती है, वो डीएनए आपको माता गर्भ में बनती है, समझ गया ना उसको। और वहाँ जब जाएंगे साइंस क्लास जो करवाएंगे उसमें बताएंगे डीएनए क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, वहीं से क्या होती है, संतान में विकसित प्राणी बनती है, समझ गए। तो इसीलिए तो यहाँ पर दिया गया है कि बराबर दोनों को दर्जा मिलनी चाहिए, स्त्री और पुरुष को, ठीक है ना। टीवी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो बराबर पूछ दिया गया है कि बताओ प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग अर्थ क्या है, समझ गए। लिखना प्रवृत्ति मार्ग अर्थ हुआ कि वैसा मार्ग जिसमें हर स्त्री और हर पुरुष जो होती हैं दोनों एक होकर हर काम करे, या खेती का काम क्यों ना हो, समझ गए ना, खेती काम मिलकर करे, और हर सिचुएशन में दोनों साथ हो, समझ गए ना, उसको हम रखेंगे प्रवृत्ति मार्ग में। और निवृत्ति मार्ग अर्थ हुआ कि वैसा काम, वैसा मार्ग जिसमें क्या हो, पुरुष काम करे स्त्री काम ना करे, समझ गया ना, वो निवृत्ति मार्ग में कहलाती है। तो इसको मैक्सिमम लिख दीजिएगा, यही सबको समझ गया आंसर बराबर लिखा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर पर एक निबंध लिखो, समझ गया। अर्धनारीश्वर तो निबंध तो है ही, तो मतलब सारांश लिखो, समझ गया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बार नहीं पूछा है क्वेश्चन है, इससे पहले का साल में 21 में पूछा है, 19 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है, क्या साल में लगातार ये क्वेश्चन पूछ गया है कि अर्धनारीश्वर पर एक सारांश तैयार करो,
तो सारांश तैयार करने से एक ही कैपेसिटी है, याद है इसे तैयार करने का, ठीक है ना। लिखिएगा अर्धनारीश्वर जो निबंध है आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखल गया है, समझ गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, लिखिएगा बनाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। और हिनक, सॉरी यहाँ पर हिंदी है ना, तो लिखना इनका जन्म स्थान था सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला के बिहार में पड़ता है, समझ गए, लिख दीजिएगा। फिर लिखना रामधारी सिंह दिनकर के जो माता का नाम था मनरूप देवी था, और उनका पिता का जो नाम था रवि सिंह थे, समझ गए। और उसके पत्नी का जो नाम था श्यामवती देवी था। और जो एजुकेशन जो पाया था बीए ऑनर्स जो क्या है इतिहास से, समझ, इतना लिख दीजिए तो आप मेरे हिसाब से चाहे 5-10 लाइन तक आराम से बन जाएगा। और लिखना उसका जो चॉइस था, रुचि था साहित्य लिखने का, पढ़ने का, मतलब जो लिटरेचर जो होती है उसमें इसका अधिकांश क्या था, प्रचलन था। उसके बाद जो संस्कृत क्या करते हैं पुरस्कार पाया है, पुरस्कार मतलब क्या होता है, सम्मानित जो किया गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय जिस पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और जो यहाँ पर उर्वशी किसको मिला है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोनों क्या काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। और ध्यान धरना की जो रामधारी सिंह दिनकर जो है कम ही उम्र में ये राष्ट्र कवि रूप में घोषित कर लिया। आज तक इतना राइटर हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे जो राइटर है हिंदी दुनिया में किसी को राष्ट्र कवि घोषित नहीं हुआ, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि घोषित हो गया था, समझ गए। इतना अच्छा सा निबंध कविता सब लिखा है, मतलब दिल को छूने वाला कविता है। यहाँ पर जो पढ़े हैं ना अर्धनारीश्वर, कितना मस्त कविता था, स्त्री और पुरुष को कैसे मुझे करने का था, कैसे परिवार चलेगा, इसी पर था, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया रचना भी दिया है, प्रणभंग जो था 21 वर्ष की अवस्था में पाया था, समझे ना, मतलब अवस्था में उसको लागू किया था, जो 1929 में रेणुका हुंकार रसवती, इसको बनाकर क्वेश्चन बना दीजिएगा तो मेरे हिसाब जो है एक सारांश जरूर आपको तैयार होगा, समझ गए। इतना लिख ही देने का है, तो ध्यान रखना आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो रचना सहित जन्म मृत्यु सहित याद कर लेने का है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जब कहानी समझ गया होगा तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लिख दिए हैं तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा। मेरा जो जितना बताए थे थ्योरी इसका सारांश, तो इससे आपको क्वेश्चन जो 7 को लिखे हैं पूरा हल हो गया होगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से मेरे वीडियो का जो लास्ट देख लीजिएगा, जो भी नहीं देखा होगा समझ गए, फिर अच्छा से और शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जन्म से लेकर हम इसका पूरा बायोडाटा ही क्या क्या लिखा है, कौन कब कब प्रकाशित किए थे और कितना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन क्वेश्चन है, सबको यहाँ पर छांट कर हम लिखवा दिए। अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर इसी तरह नया नया वीडियो आप लोग को हिंदी का साहित्य का आप लोग को सामने आता रहे।